सभी को नमस्ते, वेलकम टू फिनोवा अकेडमी। आप सभी का स्वागत है कि जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि अभी जो है आपके लिए एचपीपीएससी सेट के लिए जो है हम लेक्चर सीरीज़ लेके आ रहे हैं। तो आपका जो सबसे पहला जो पेपर 1 है उसके लिए सबसे पहले आपके लिए है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो आपकी फर्स्ट यूनिट है एचपीपीएससी सेट का जो एग्ज़ाम है। यूजीसी नेट में भी यही फर्स्ट यूनिट है, तो यहीं से हम शुरू कर रहे हैं। पहले मैं थोड़ी आपको बात बता देता हूँ कि हम कैसे-कैसे जो है वो लेक्चर सीरीज़ लेके आएँगे। हम आपके लिए लेके आएँगे कि शॉर्ट हों लेक्चर्स, कम से कम टाइम में कम से कम आपका टाइम जो है वो लगे वीडियोज़ देखने में। हम आपके लिए कंटेंट जो है वो अच्छा लेके आएँगे और जो है आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। अगर आप ये वीडियोज़ देख लेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी आपकी प्रिपरेशन के लिए। देखिए, ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में ना आपका सिलेबस जो है बड़ा वास्ट होता है। आपको कहीं से भी मतलब अगर आप पूरा सिलेबस कवर करने लगेंगे, तो हो सकता है कि आप सिर्फ़ सिलेबस कवर करते ही रह जाएँ। तो कहीं न कहीं जो है आपको ये पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है। ठीक है? तो चलो हम अभी लेक्चर शुरू करते हैं। तो ये है टीचिंग एप्टीट्यूड। अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूँ, ये आपका सिलेबस है कि टीचिंग में सबसे पहले आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का मीनिंग, कांसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स ये आप देख लीजिएगा। लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, ये तीनों लेवल बहुत ज़रूरी हैं। इनसे हमेशा क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा है कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या चाहिए टीचिंग के लिए। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचर रिलेटेड टू टीचर लर्नर, जो भी फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं टीचिंग को, वो सारा ये सिलेबस है आपका, ये देख लीजिएगा आप। बाकी ये जैसे आपका स्वयं है, स्वयं प्रभा है, ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी जो है आपको हायर एजुकेशन में भी आएँगी। तो यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये सिलेबस आप देख लीजिएगा, हम अभी लेक्चर शुरू करते हैं आगे। तो टीचिंग, सबसे पहले अगर मैं टीचिंग की बात करूँ तो आप सभी को ध्यान में है कि टीचिंग क्या होती है, ठीक है? टीचिंग ये बेसिक, ठीक है? और दूसरी बात ये भी याद रखिएगा आप कि आप जो है मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है आपका, आपका है एमसीक्यू बेस्ड पेपर। तो आपको जो है नॉलेज होना ज़रूरी है। आपने किसी को थ्योरेटिकल पेपर नहीं बताना है वहाँ पे। वहाँ पे आपको क्वेश्चन भी होगा और उसके आंसर्स भी आपको वहाँ पे दिए होंगे। आपने एक सही ऑप्शन जो है वो टिक करके आना है। इसीलिए आपको मैंने कोशिश की है कि नोट्स जो हैं मैं आपको शॉर्ट्स एवं क्रिस्प नोट्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है? तो ये पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। तो टीचिंग है कि किसी को कुछ सिखाना, ठीक है? तो टीचिंग जो है हमारी ट्राइपोलर प्रोसेस है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि ट्राइपोलर प्रोसेस है कि 3 तरह से चलता है, ठीक है? तो उसमें आपको चाहिए एक टीचर, एक स्टूडेंट और करिकुलम। मतलब एक अकेले की बस की बात नहीं है टीचिंग, मतलब सिर्फ़ अगर टीचर ही होगा तब भी टीचिंग नहीं होगी और सिर्फ़ स्टूडेंट ही होगा तब भी टीचिंग नहीं होगी। और अगर ये दोनों होंगे और आपको पता ही नहीं है कि आपने पढ़ाना क्या है, करिकुलम जिसको सिलेबस कंटेंट, तब भी टीचिंग नहीं होगी। तो आपको ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम, जिसमें आपका सिलेबस कंटेंट, ठीक है? तो टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को सिखाता है, ठीक है? टीचर बताता है कि मेथड्स का यूज़ करके स्टूडेंट्स को सिखाता है। और क्या सिखाता है? जो भी उसको करिकुलम होता है, सिलेबस कंटेंट, जैसे कॉमर्स वाले कॉमर्स पढ़ाएँगे, साइंसेज़ वाले साइंस पढ़ाएँगे, ऐसे चलता है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप कि टीचिंग जो है वो एक ट्राइपोलर प्रोसेस है और उसमें क्या-क्या है, टीचर है, स्टूडेंट है और करिकुलम है, ठीक है? ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं बात करूँ फीचर्स, फीचर्स क्या हैं इफेक्टिव टीचिंग के? सबसे पहला फीचर ये है कि इफेक्टिव टीचिंग किसे कहते हैं आप? सबसे पहला है कि क्लियर एक्सप्लेनेशन, कि आप जो पढ़ा रहे हैं, वो क्लियर हो, मतलब जो भी एक्सप्लेन कर रहे हो आप, वो क्लियर हो कि सिंपल हो और ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो। आप बच्चों को जो भी पढ़ा रहे हो, वो उन्हें ईज़िली समझ आ जाए, ठीक है? ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। उसके अलावा है आपका पॉजिटिव फीडबैक, कि आप जो है इनकरेज करो स्टूडेंट्स को, उनको प्रेज़ करो, उनके एफर्ट्स को। जो भी अगर कोई बच्चा आपका रिस्पॉन्स करता है, तो उसको पॉजिटिव फीडबैक दो, उसको इनकरेज करो, ताकि वो और अच्छा आगे जो है वो परफ़ॉर्म कर पाए। उसके अलावा आपका क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम को अच्छे से मैनेज करो, ये भी एक फीचर है इफेक्टिव टीचिंग का। आपको जो है एक मेंटेन एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्डरली क्लास, एक ऐसी क्लास जो है वो ऐसे ऑर्गेनाइज़ करनी है जहाँ पे आप एक जो बस स्ट्रक्चर्ड में हो, जहाँ पे शोर ना हो, मतलब ये सारी चीज़ें आपका काम है ये। ये भी एक फीचर है इफेक्टिव टीचिंग का। एक्टिव एंगेजमेंट, आपने हर बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, जो आपके क्लासरूम है वहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, तो ये भी एक फीचर है इफेक्टिव टीचिंग का। उसके बाद इंटरैक्टिव लेसन्स,
कि आप ऐसे लेसन्स जो हैं, बोले ऐसी डिस्कशंस करें, मतलब एक्टिविटीज़ यूज़ करें अपने टीचिंग में, तो उससे भी जो है आपकी टीचिंग जो है वो इफ़ेक्टिव होगी। तो ये भी जो है वो एक मेथड है, फीचर है टीचिंग का, इफ़ेक्टिव टीचिंग का। उसके अलावा इनकरेजिंग एनवायरनमेंट, आपने ऐसा एनवायरनमेंट करना है, एक सपोर्टिव और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट करना है क्लासरूम में। तो ये सारे जो हैं ये फीचर्स हैं इफ़ेक्टिव टीचिंग के। ये 6 फीचर्स हैं, ऐसे फीचर्स तो बड़े सारे हो सकते हैं। मतलब टीचिंग का सिंपल सा आपने ये ध्यान में रखना है कि टीचिंग जो है एक, मतलब एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है। आप अपने आप को जो है अगर रखेंगे ना वहाँ पे एज़ अ टीचर, मतलब जब भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, जैसे एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, तो टीचिंग से रिलेटेड आपने हमेशा अपने आप को वहाँ पे रखना है। अगर टीचर से कोई रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है आपसे कि क्या फीचर है इफेक्टिव टीचिंग के? तो आप ये सोचिए कि आप टीचर हो, तो आपकी टीचिंग कैसे इफेक्टिव हो सकती है? तो ऑब्वियस है वो तभी इफेक्टिव होगी कि जब आपकी क्लास में शोर नहीं होगा, आपकी क्लासरूम जो है प्रॉपर मैनेजमेंट होगी, पॉजिटिव फीडबैक आएँगे बच्चों के, आप क्लियर एक्सप्लेन कर पाओगे। ये सारी चीज़ें होंगी, तो बस आपने ये ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव लेना है चीज़ों को, ठीक है? ये फीचर्स है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। आपको क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यूज़ आएगा, वहाँ पे एमसीक्यू में पूछेंगे आपसे कि इनमें से कौन-कौन से फीचर जो हैं वो इफेक्टिव टीचिंग है। तो आपने खुद को ध्यान में रखना है कि आप टीचर हैं, क्योंकि आप ये पेपर देने ही इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपने पढ़ाना है आगे बच्चों को, तो अपने आप को वहाँ पे रखिए, ठीक है? उसके बाद ये जो है आपसे पूछेंगे कि टीचिंग जो है वो आर्ट है और साइंस है। टीचिंग जो है ना, दोनों है, मतलब अगर मैं बोलूँ तो टीचिंग बोथ है, आर्ट भी है और साइंस भी है। क्यों है? क्योंकि आर्ट में टीचर्स रिक्वायर्स क्रिएटिविटी एंड पैशन, कि आपके पास जो है वो स्किल्स होनी चाहिए। आप क्रिएटिव क्रिएटिव होनी चाहिए कि नए-नए तरीकों से आप बच्चों को पढ़ाएँ। कि जितना आज के टाइम में तो यही है कि बच्चों को जहाँ पे समझ आता है बच्चे वहीं पे जाते हैं। तो आप टीचिंग जो है वो एक आर्ट भी है। उसके अलावा साइंस, कि ये साइंस भी है कि सिस्टमैटिक रूल्स, साइंस जो है वो सिस्टमैटिक रूल्स पे चलती है। सिस्टमैटिक रूल्स होते हैं किसी चीज़ के। तो टीचिंग जो है वो एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज़ और टेक्निक्स जो है वो भी इंक्लूड करती है। इसीलिए अगर आपसे पूछेंगे एग्ज़ाम में कि टीचिंग क्या है, आर्ट और साइंस, तो आपने बताना है टीचिंग जो है वो बोथ है। टीचिंग दोनों को कंबाइन करके जो है वो चलती है, आर्ट को भी और साइंस को भी। जहाँ पे आप नए-नए क्रिएटिव मेथड जो हैं वो पहले लेके आते हैं स्टूडेंट्स को एंगेज करने के लिए। उसके बाद आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच जो है वो यूज़ करते हैं उस चीज़ को डिलीवर करने के लिए, उस नॉलेज को डिलीवर करने के लिए। और लास्ट में उन दोनों का बैलेंस बना के जब आप चलते हैं, तो टीचिंग जो है वो बोथ हो जाती है, आर्ट भी और साइंस भी, ठीक है? यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है? तो हमेशा याद रखना, आर्ट जो है वो आपकी स्किल है, क्रिएटिविटी है, और साइंस जो है वो एक सिस्टमैटिक रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगी आपकी, ठीक है? ये की पॉइंट्स हैं, ये कुछ याद रखना। मैंने आपको शॉर्ट नोट्स जो है वो क्रिस्प नोट्स बना के दिए हैं, तो अगर आप इन नोट्स को जब पढ़ोगे तो आपको ईज़ी रिमेंबर रहेगा, ये चीज़ें जो है रिमेंबर रहेंगी, ठीक है? अच्छा, यहाँ से बड़ी बार क्वेश्चन आता है कि लेवल्स ऑफ टीचिंग, लेवल्स क्या-क्या है टीचिंग के, ठीक है? बेसिक टू एडवांस, जैसे यहाँ पे बताया कि बेसिक टू एडवांस, कि आप बेसिक लेवल से चलेंगे, एडवांस तक जाएँगे। बेसिक लेवल है सबसे आपका, मतलब ऐसे तो बड़े सारे लेवल हो सकते हैं, पर ये बेसिकली 3 जो है वो हम मेनली लेते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, ठीक है? सबसे पहला है आपका बेसिक लेवल, जिसको बोलते हैं आप मेमोरी लेवल, ठीक है? मेमोरी लेवल जो है वो आपका फ़ोकस करता है रोट लर्निंग पे। रोट लर्निंग मतलब रट्टा मरवाते हैं। यहाँ पे ये छोटे बच्चों के लिए होता है। जैसे आप मान लो कि जब से आप नर्सरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फर्स्ट से फिफ्थ तक भी ले सकते हैं आप बच्चों को, जहाँ पे बच्चा जो है, जो टीचर ने बोल दिया, वही उसके लिए सही होता है। उसके अलावा उसको किसी से कुछ नहीं लेना-देना होता है। अगर उसके टीचर ने बोल दिया ये, अगर ये चीज़ सही है, तो उसके लिए वो चीज़ सही है। तो ये छोटे बच्चे होते हैं कि उन्हें आप समझा नहीं सकते, वो रोट लर्निंग पे जो है विश्वास रखते हैं, कि जहाँ पे आप जो है रटवाते हैं उनको चीज़ों को, ठीक है? ये याद रखना बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि मेमोरी लेवल क्या होता है, कि ये छोटे बच्चों के लिए होता है, यहाँ पे टीचर सेंटर्ड अप्रोच, ये भी याद रखना। ये कीवर्ड्स हैं, ये मैंने 3 कीवर्ड्स जैसे आपको दिए हैं कि रोट लर्निंग फोकस करता है, मेमोरी, रिकॉल, रेपिटेशन, टीचर सेंटर्ड अप्रोच, ये कीवर्ड्स हैं। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग में ये आ गया समझ कि हाँ, मेमोरी लेवल क्या होता है, कि हाँ, इसमें छोटे बच्चे होते हैं जो टीचर ने जो बोल दिया वही सच मानते हैं, और वो रटवाने पे फ़ोकस करते हैं, ठीक है? उसके अलावा फिर हम बढ़ते हैं दूसरे लेवल पे। ये आपका फर्स्ट लेवल आ गया मेमोरी लेवल, दूसरी तरफ आ गया आपका दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में आप क्या करते हैं, आप बच्चे अब जो हैं थोड़े बड़े हुए, ठीक है? अब आप खुद को लीजिए कि 5th क्लास के लेके 10th तक आप धीरे-धीरे जो आपके अंदर कंसेप्ट बिल्डिंग होना शुरू हो गया। अब आप जो है ऐसे ही बिलीव नहीं करते टीचर्स की बातों पे। आप जो है एग्ज़ाम्पल्स पे फ़ोकस करते हैं। आपको अब टीचर्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अगर ये चीज़ गलत है तो क्यों गलत है, अगर ये चीज़ सही है तो क्यों सही है। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है, ये आपका दूसरा लेवल है। मेमोरी लेवल में क्या हुआ, बच्चा था, छोटा था, टीचर ने जो बताया वो मान लिया। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या हुआ कि नहीं, अब उसे जो है आपको
कंसेप्ट्स को जो है वो क्लैरिफाई करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया आपका दूसरा लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल। और तीसरा सबसे एडवांस लेवल जिसको बोलते हैं, वो है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल है जब आपकी प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग, जब आप पीएचडी करने जाएंगे, आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ जाएंगे, जहाँ पे टीचर का रोल जो है वो सेकेंडरी हो जाएगा, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की, मतलब जो लर्नर है उसका रोल जो है वो मेन हो जाएगा, वो प्राइमरी रोल हो जाएगा उसका। तो आप रिफ्लेक्टिव लेवल की तरफ जाते हैं, आप मेमोरी लेवल से रिफ्लेक्टिव लेवल की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये सारे जो हैं ये स्टूडेंट्स को डेवलप, ये जितने भी लेवल है ये स्टूडेंट्स को डेवलप करने में मदद करते हैं, उनकी डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट करने में मदद करते हैं। तो आपने ध्यान में रखना है कि आपके पास 3 लेवल्स हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल में क्या किया आपने, बच्चों को रटवाया, जो टीचर ने बोल दिया वही सही। अंडरस्टैंडिंग में बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ और वो सीखने लगा, वो कॉन्सेप्ट्स को सीखने लगा, क्या सही है क्या गलत उसके बारे में जानने लगा। जैसे अंडरस्टैंडिंग लेवल में आप एग्जांपल्स ये भी याद रखना, ठीक है, एग्जांपल्स की बात होती है, ठीक है, ये भी याद रखना एग्जांपल्स, ठीक है। ये सारे की पॉइंट्स है, पेपर में आपको पूछ लेंगे कि हाँ एग्जांपल किस लेवल में यूज होते हैं, तो आप बताएंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल में। आपसे पूछेंगे रोट लर्निंग किस लेवल में यूज हो रही है, मेमोरी लेवल में। क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग कौन सा लेवल प्रमोट करता है, वो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको बेसिक बताया है कि बिल्कुल ईजी तरीके से, ठीक है। और जो मेमोरी लेवल है आपका वो किसने दिया है, हर्वर्ट ने, HERBART, हर्वर्ट ने दिया है। अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका मॉरिसन ने दिया है और रिफ्लेक्टिव लेवल आपका हंट ने दिया है। ये आप लिख लीजिएगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। अच्छा, अब आपकी टीचिंग जो वो 3 फेजेस में होती है, ठीक है। सबसे पहला, अब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये आप लोगों को पता है कि हाँ ऐसे ही चलती हैं चीज़ें, ठीक है। प्री एक्टिव फेज मतलब कि टीचिंग करने से पहले वाला फेज, उसमें क्या करोगे आप, प्लान करोगे। क्या प्लान करोगे, लेसन प्लान करोगे कि मैंने क्या पढ़ाना है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करोगे कि मैंने आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या इस लेसन को पढ़ाने के बाद बच्चों को क्या असर पड़ेगा, वो क्या सीखेंगे, वो सारे आप जो चीज़ें हैं वो इसी प्री एक्टिव फेज़ में जो है वो डिसाइड करते हैं। प्रिपेयरिंग मटीरियल्स, आप मटीरियल्स जो है वो प्रिपेयर करेंगे, किस मटीरियल से आप पढ़ाओगे, आप उनको ऑनलाइन पढ़ाओगे या मतलब कौन-सा कंटेंट उनको जो है वो दोगे, वो सारी चीज़ें जो है, जैसे मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इससे पहले मैंने ये सारा कंटेंट जो है वो खुद प्रिपेयर किया कि मुझे क्या पढ़ाना है आज। तो वो सारी चीज़ें आपकी टीचिंग में आएँगी प्री एक्टिव फेज़ में। ये 3 फेजेज़ में टीचिंग होती है, ठीक है। दूसरा आ गया आपका इंटरैक्टिव फेज़। इंटरैक्टिव फेज़ में क्या करोगे आप? इंटरैक्ट करोगे, बच्चों के साथ जो है वो इंटरैक्शन होगी आपकी। उसमें आप जो आपने लेक्चर प्रिपेयर किया था उसको डिलीवर करोगे, उसमें बच्चों को एंगेज करोगे और डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करोगे, ताकि बच्चे जो है वो अच्छे से सीख जाएँ जो आप उनको सिखाना चाहते हैं। और लास्ट आ गया पोस्ट एक्टिव फेज़। पोस्ट एक्टिव फेज़ कौन-सा फेज़ हो गया कि जब आप असेस करेंगे कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को, कि आप जो सिखाना चाहते थे, जो आपने प्री एक्टिव फेज़ में डिसाइड किया था, वो आप सिखा पाए। आपने बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड की। उसके बाद आप चेक करोगे कि आपने जो गोल सेट किया था प्री एक्टिव फेज़ में, वो पोस्ट एक्टिव फेज़ में आप चेक करोगे कि वो हो पाया या नहीं हो पाया क्लास में। ठीक है? ये तीनों याद रखिएगा। आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएगा टीचिंग में कि प्री एक्टिव फेज़ में क्या होता है, इंटरैक्टिव फेज़ में क्या होता है, पोस्ट एक्टिव फेज़ में क्या होता है। ठीक है? अच्छा, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि मतलब फीचर्स क्या-क्या हैं। देखो, एडोलसेंट लर्नर्स को आप बोल सकते हैं कि 18 साल से जो कम बच्चे हैं, ठीक है? उनका जो है बेसिक नॉलेज पे फ़ोकस होता है, एग्ज़ाम पे फ़ोकस होता है, ठीक है? और जो हमारे एडल्ट लर्नर्स होता है 18 साल से ऊपर वाले, उनका क्या होता है कि उन पे प्रेशर होता है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे विश्वास रखते हैं, वो स्किल डेवलपमेंट पे विश्वास रखते हैं, उनके ऊपर फैमिलीज़ की ज़िम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके ऊपर, और वो धीरे-धीरे जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे विश्वास रखते हैं, डिसीजन मेकिंग में विश्वास रखते हैं। और ये एडोलसेंट लर्नर्स जो होते हैं, ये डेवलपिंग उनकी जो थिंकिंग होती है वो डेवलप हो रही होती है, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेंगे कि एडोलसेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एडल्ट लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एडोलसेंट की लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसमें बेसिक नॉलेज पे फ़ोकस करते हैं, वो एग्ज़ाम फ़ोकस्ड होता है। आप देखना कि 18 साल से पहले जैसे आप फर्स्ट से लेके अब 12th तक पढ़ रहे हो, तो तब आपका फ़ोकस ये है कि आप एग्ज़ाम पास करो, आपकी बेसिक नॉलेज जो है वो डेवलप हो, फ्रेंडशिप, आपके दोस्त होते हैं, पीयर इन्फ्लुएंस, दूसरे आपके साथ जो रह रहा है आपके साथ, उसके इन्फ्लुएंस से आप जो है वो इन्फ्लुएंस होते हो, ठीक है? जो वो कर रहा है वैसा आप करने की कोशिश करते हो। आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन, आप एक्सप्लोर करते हो कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, ठीक है? अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करते हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है? और एडल्ट लर्नर्स में क्या होता है, आप वो सब चीज़ें सीख आए, अब आप प्रैक्टिकल नॉलेज पे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है? स्किल डेवलपमेंट करोगे, अपनी जॉब लेने की कोशिश करोगे, वो सारी एडल्ट लर्नर्स की फीचर्स हैं। उसके अलावा आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएँगी, फैमिली रोल्स, वो सारी चीज़ें। उसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस, और आप प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग पे जो है वो विश्वास रखते हो। आप ये इस फ़ेज़ में जाते हो।
अब देखो दोनों में डिफरेंस यही याद रखना कि एडोलसेंट लर्नर जो है वो सीख रहे हैं और एडल्ट लर्नर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्रैक्टिकली। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है ना, ये जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये सारी और ये सारी, ये याद रखना है आपने कि कौन किस चीज़ का फीचर है। आपसे पेपर में यही चीज़ें पूछेंगे। ओके। अच्छा, अब टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड मेथड अलग-अलग है। अब इसमें जैसे मैं यहाँ पे कुछ मेथड्स मैंने लिखे हैं, लेकिन इसके अलावा भी मेथड्स हो सकते हैं बड़े सारे। टीचर सेंटर्ड में बस आप इतना याद रखना कि टीचर को सेंटर माना है आपने, कि मतलब टीचर मेन है। ठीक है? क्लासरूम भी 2 तरह के होते हैं, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड में मतलब टीचर मेन है और लर्नर सेंटर्ड में लर्नर मेन है। टीचर की जो रोल है वो कम हो जाता है और टीचर सेंटर्ड में लर्नर का रोल जो है वो कम है और टीचर का रोल ज़्यादा है। बस ये याद रखना। ठीक है? टीचर सेंटर्ड मेथड। टीचर इज़ अ मेन अथॉरिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि टीचर सेंटर्ड मेथड में टीचर जो है वो आपकी मेन अथॉरिटी होगी। लेक्चर बेस्ड, इसमें लेक्चर होगा। ठीक है? स्टूडेंट लिसन पैसिवली। पैसिवली का एक्टिव और पैसिव एक याद रखना है, इसमें टीचिंग में बड़ा ज़्यादा चलता है। एक्टिव का मतलब है कि स्टूडेंट एक्टिव है। वो मतलब एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताऊँ तो जो एक्टिव स्टूडेंट्स हो गए वो आगे वाले और पैसिव जो है वो बैक बेंचर्स। एक्टिव जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर एक चीज़ में और पैसिव लर्नर जो होते हैं वो सिर्फ़ सुन रहे हैं, उनका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। ठीक है? तो ये ध्यान में रखना। तो टीचर जो है मेन अथॉरिटी होगी, मतलब टीचर यहाँ पे एक्टिव है। स्टूडेंट्स लिसन पैसिवली, मतलब स्टूडेंट्स का रोल जो है वो पैसिव है। ठीक है? फिक्स्ड करिकुलम। करिकुलम में आपको जैसे मैंने बताया कि कंटेंट और सिलेबस तो वो फिक्स है, जो टीचर ने बता दिया बस वही है, उसमें चेंज नहीं करेंगे, वही पढ़ाएगा बस, डन। ठीक है? और वही लर्नर सेंटर्ड मेथड की बात करूँ, टीचर जो है वो फैसिलिटेटर का काम करेगा कि फैसिलिटी वो सिर्फ़ गाइड करेगा, बाकी लर्नर्स ही करेंगे खुद। डिस्कशंस होगी, एक्टिविटीज़ होगी, जैसे डिस्कशंस करते हैं ना, टीचर ने कोई टॉपिक दे दिया कि आप डिस्कस करो। अब हर स्टूडेंट अपना-अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा उसके उस चीज़ को लेके, ठीक है? और टीचर जो है जहाँ पे कोई बच्चा गलत होगा तो वहाँ पे उस बच्चे को फैसिलिटेट करेगा कि हाँ, तुम भाई गलत बोल रहे हो, ठीक है? और यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो एंगेज जो होते हैं एक्टिवली, कि सारे स्टूडेंट जितने भी हैं क्लासरूम में वो सारे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, इवॉल्विंग करिकुलम। फ्लेक्सिबल और फिक्स का मतलब तो समझते हो ना, कि फिक्स में आप स्टैटिक है, कि मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो ये जो है वही रहेगा, और फ्लेक्सिबल में आप जो है उस चीज़ को चेंज कर सकते हो, बस। अब उसी में ही ऑफलाइन मेथड्स आ गए आपके ऑनलाइन। तो ऑफलाइन जो है ट्रेडिशनल रख लो आप, जैसे ब्लैक बोर्ड में हम पढ़ते थे, बुक्स, नोट्स, असाइनमेंट्स, ठीक है? फेस टू फेस लर्निंग क्लासरूम में जो होती थी, और ऑनलाइन जो अभी आप, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अब ये मैं यूट्यूब पे पोस्ट करूँगा, अब आप ऑनलाइन देख रहे हो, तो वो सारे मेथड्स, वीडियो लेक्चर, लाइव क्लासेस, ये सारी जो है आप कहीं भी एनीवेयर लर्निंग, कि आप कहीं भी जो है वो पढ़ सकते हो, तो ये सारा ऑनलाइन मेथड है, ठीक है? तो ये बेसिक है, ये आप लोगों ने अपनी रियल लाइफ से नोट कर सकते हो आप, कि हाँ, कि रियल लाइफ में ऐसा ही होता है कि कौन ऑफलाइन मेथड्स क्या हैं, ऑनलाइन मेथड्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना। आपसे क्वेश्चन, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला जो है वो यूनिट है, कि अगर आपको बेसिक पता है, बेसिक इन द सेंस कि जो आपकी रियल लाइफ में हो रहा है, आप खुद को टीचर मानो और ये सारी चीज़ें जो है आपकी रियल लाइफ में हो रही हैं। यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो वो ऑनलाइन मेथड आ गया, स्कूल में जाके पढ़े वो आपका ऑफलाइन मेथड आ गया। तो ये अपनी लाइफ से उस चीज़ को जो है वो आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है? यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लेते हैं कि ऑनलाइन मेथड कौन-कौन से हैं, तो आपको पता है यूट्यूब जो है वो ऑनलाइन, अनअकैडमी ऑनलाइन, ऐसे ही जहाँ से भी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़, और वो ऑनलाइन मेथड्स आ गए, और ऑफलाइन हो गया आपका स्कूल का, ये सारी चीज़ें जो अब आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हो, वो सारी चीज़ें, ठीक है? ठीक है, तो थैंक यू आप सभी का, और अभी 18 मिनट तक ये जो है आपकी वीडियो जो है, मतलब आपके लिए कंटेंट मैं लेके आया हूँ, और 18 मिनट में मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ, और जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। ये जितना भी इस स्लाइड्स में आपके पास कंटेंट आया है, वो सारा कंटेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम से लेके। अगर आप ये सारी चीज़ें जो है पढ़ोगे, तो इससे आपको डेफ़िनिटली एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ऐसा होता है कि देखो एग्ज़ाम जो है उसमें सिलेबस जो है वो बड़ा वाइड होता है, कि आपको बड़ा ही कुछ जो है वो सीखने को मिलेगा, मतलब देखने को मिलेगा। आप देखोगे कि इतना वाइड सिलेबस होता है कि आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, शायद हो सकता है कि वो सिलेबस जो है वो कवर ना हो। तो आपने वही चीज़ें पढ़ के जानी जो आपके एग्ज़ाम से जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप वो ये सारी चीज़ें जब पढ़ोगे, तो आपका एग्ज़ाम जो है वो क्रैक हो जाएगा, ठीक है? तो बड़ी मेहनत लगती है ये सब कंटेंट बनाने में, और एक क्रिस्प कंटेंट बनाने में। तो मेरा आप सभी से यही मतलब रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी जो है ये चीज़ करें, और इसको वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, जो भी तैयारी कर रहे हैं एचपीपीएससी सेट की। और मेरा
प्लान यही है कि आपको जो है शॉर्ट लेक्चर्स की मतलब 18 से 20 मिनट का लेक्चर हो और कम लेक्चर्स मतलब 1, 2, 3 ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स, और आने वाले टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी-जल्दी सिलेबस जो है वो कंप्लीट करने के बाद जो है पीवाईक्यूज़ सॉल्व करेंगे। तो यही है कि हार्डली मैं या 2 या 3 वीडियोज़ में जो है आपका सिलेबस जो है वो कवर करवाने की कोशिश करूँगा, कि 2-3 वीडियोज़ में आपका जो है 1 यूनिट जो है वो खत्म हो जाए और उसके बाद जो है हम फ़ोकस करेंगे पीवाईक्यूज़ पे और रिवीजन पे, ठीक है? और इसके अलावा अगर कोई कंटेंट मतलब जैसे कुछ रह जाएगा किसी यूनिट से, तो हम उसको किसी अलग वीडियो में कवर कर लेंगे। लेकिन ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो इसे आप पढ़ें। और आप जो है ये पीडीएफ जो है वो आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट से चैनल से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, थैंक यू।